तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत मेजर पेपर 2 का। ठीक है, मेजर पेपर 2 को ही हम लोग ऑनर्स पेपर बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जितने भी लोग ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, और अगर आपके सिलेबस में ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग है तो देख के जाइए। यह पेपर आपका पूरा का पूरा पूछा गया पेपर है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है आपके सब्जेक्ट में, तो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में टच कर जाएंगे, भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। फुल मार्क्स 75 मार्क्स का हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के एग्जाम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों में 90% सेम आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज जानकारी के लिए बता दूं, यह झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। ठीक है, और अगर बात करें ठीक है, तो मेरी जानकारी इकोनॉमिक्स में दोस्तों उतनी ही होती है जितनी कि एक 10th क्लास के बच्चे की होती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इसलिए इकोनॉमिक्स में आप ये समझ लीजिए कि मेरी जानकारी शून्य है। मैं केवल आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, पहले ही मैं इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। मैं इसका आंसर भी जो मुझे मालूम है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज, यानी कि NDPFC इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी कि क्या होगा फिर, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, NDP इज माइनस FC। ठीक है, FC मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ, यदि इफ MPS इज इक्वल टू 0.5, MPS कितना है 0.5 है। ठीक है, देन मल्टीप्लायर विल बी, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो 1 से भाग दीजिएगा 0.5 को, तो क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग सभी को नोट करते जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरा क्वेश्चन है त्वरक को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो त्वरक को किस प्रकार से लिख सकते हैं, रिटर्न एज हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा V डेल्टा T से टाइम होता है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है इकोनॉमिक्स में मेरी जानकारी कुछ आप लोगों से बहुत ज़्यादा कम है। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर है कि मुद्रास्फीति से आशय होता है, क्या होता है, इन्फ्लेटेशन मीन्स। दोस्तों इन्फ्लेटेशन मीन्स क्या होता है, तो देखिए जब जो होता है दाम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, आर्थिक विकास में स्थिरता के साथ स्फीति, या फिर आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास में स्थिरता, या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हेन वाज द RBI एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बम्बई में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, S शक्तिकांत दास। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर कीजिएगा आप लोग लगभग 150 शब्दों में। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो दोनों साइड में कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पूंजी की सीमांत क्षमता से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में MEC बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल को। ठीक है, तो इसको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्यों को लिखें।
क्या क्या काम होते हैं पैसे के, मुद्रे के, उसको बताना है कि राइट द फंक्शन ऑफ मनी। और जब मुद्रा नहीं होता था तो किस प्रकार वस्तु विनिमय होता था, उसको भी थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी के क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में आपके 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या करें, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि डिस्कस द केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रोपेंसिटी टू कंसम। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, हैयक। ये सभी आपके जो हैं अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, जो कि काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं, केन्स, हैयक, प्रोफेसर मार्शल, रॉबिन्स। ठीक है, तो हैयक के व्यापार चक्र के अति विनियोग सिद्धांत को आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन क्रिटिकली हैयक ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि मुद्रास्फीति को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर पूछा गया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं, व्हाट आर द मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि साख नियंत्रण के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ छोटे छोटे नोट लिखने हैं आपको। तो इसमें 2 नोट लिखने आते हैं, 4 दिए हैं जिसमें से किसी 2 को लिखना होगा। ठीक है, तो पहला है आपका MPC और MPS में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बताना है। संबंध क्या होता है, इनके मध्य संबंध को बताना है। फिर है आपका स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग क्या है। ठीक है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो C नंबर है आपका मार्शल का नकदी शेष समीकरण के बारे में बताना है, यानी कि मार्शल्स इक्वेशन फॉर कैश बैलेंस। नेक्स्ट है आपका अंतिम GDP की सीमाएं क्या क्या होती है, लिमिटेशंस बताना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहीं से एग्जाम में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट भी मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस यह है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग, तो आप लोग एक बार प्लीज अपने क्वेश्चन को, ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सभी को सॉल्व करके जाएं, एक बार पढ़ के जाएं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही इसके IRC पेपर जो होते हैं, IBS पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर और आपका इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन का पेपर, सब के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अपने एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी बात करें इसके PDF की, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे वो कीजिए, लेकिन पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए।